हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस समारोह में 29 गोल्ड मेडल और 2 हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम मनोहर लाल के साथ दीक्षांत समारोह में राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए और कॉलेज के विभिन्न विभागों की बिल्डिंग के निर्माण के लिए 81 करोड़ रुपए की सौगात देने का काम किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर और छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम ने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों के सम्मान में राशि देने को लेकर कॉलेज प्रशासन की जमकर तारीफ भी की। कार्डियो, थोरेसिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, एंथ्रोस्कोपी यानी जितने भी साइंसेज है, इनकी जो बिल्डिंग का खर्चा 25 करोड़ रुपया एक तो ये हमने मंजूर किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स 17 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स 23 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। फर्नीचर फिक्सचर इसके लिए 4 करोड़। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज पर एनएमसी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम 12.5 करोड़। इस प्रकार से 81 करोड़ रुपया ये हमने इसे मंजूर कर दिया है। इसके अलावा भी जो आज डिमांड्स बताई गई हैं उसके ऊपर सानुकूल विचार करके और इसको आगे बढ़ाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज द्वारा शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की भावना को पूरी तरह से चरितार्थ किया जा रहा है। कोरोना काल में भी अग्रोहा मेडिकल संस्थान ने अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया था। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा में मेडिकल कॉलेज के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है और प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर लगातार प्रयासरत है। 700 के साथ एमडी के जो छात्र थे वो भी 200 कुछ छात्र वो भी उसमें आते थे। अब उनकी संख्या 1685 एमबीबीएस की हो गई है और 510 पीजी के स्टूडेंट बन गए, 7 की जगह 13 होने के बाद। और यही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पाइपलाइन में। जब ये 8 मेडिकल कॉलेज भी 2 साल में 3 साल में जब फीस कंप्लीट हो जाएंगे और छात्र एडमिशन लेने लग जाएंगे तो हर वर्ष 2635 एमबीबीएस के छात्र ये एडमिशन लेंगे। तो इस प्रकार का विस्तार सारे प्रदेश में हम करने जा रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति में आयुर्वेद की भूमिका का अहम स्थान है और आज देश में एलोपैथी और आयुर्वेद में टकराव बना हुआ है, लेकिन हम इस टकराव में फंसने वाले नहीं हैं। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से पहले सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे और आज वर्तमान में राज्य में कुल 13 मेडिकल कॉलेज हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि पहले हर साल हरियाणा में केवल 700 डॉक्टरों की सीट होती थी, लेकिन अब आने वाले समय में हर साल सूबे में करीब 26,050 डॉक्टर बन पाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के डी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया और डिग्री प्राप्त करने वाले सभी डॉक्टरों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। रोहतक के मोखरा गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री को नसीहत दे डाली। हरियाणा सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में सवाल खड़े कर राजनीतिक घमासान को न्योता दे दिया है। दरअसल टोहाना में देवेंद्र बबली ने अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इसी को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली को नसीहत दे डाली है। दुष्यंत चौटाला ने नसीहत देते हुए कहा कि बोलने से कुछ नहीं होता है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ कर दिखाओ। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। ऑनलाइन पारदर्शिता को सरकार लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो भाई पकड़ के रोक लो।
बोलने से क्या होता है, किसी के बोलने से जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, उसके विरुद्ध एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये चीज़ रुकेगी नहीं। दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर निरंतर इस चीज़ को कम किया है और पिछले 2.25 सालों में हमारा प्रयास रहा है। आज मैं आपसे एक चीज़ साझी करता हूँ कि आपने पटवार खाने से अपना इंतकाल निकालना था, पटवारी के कानूनों के चक्कर काटते हुए आप थक जाते थे। आजकल 1 मिनट पर जो हमारी जमाबंदी.nic.in है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं निकाल सकते, अपने आप बंद हो गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं प्रदेश के करीब 121 स्टेडियमों को बेहतर रखरखाव के लिए चिन्हित किया गया है ताकि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के दौरान कोई दिक्कत न आए। डिप्टी सीएम ने पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की खेल नीति केवल खिलाड़ियों को पुलिस महकमे तक सीमित रखती थी, लेकिन मौजूदा खेल नीति आज खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पैसे दे रही है। और यही नहीं, आज पदक लाओ पदक पाओ की नीति पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे वो मुझे नहीं पता। आज के दिन भी पद लाओ नौकरी पाओ की नीति है, इनाम उनसे ज़्यादा सरकार दे रही है। बस ये है कि वो पुलिस का एक जॉब का पेपर देते थे और हमारी ये सोच है कि पुलिस से ज़्यादा आज खिलाड़ियों की डिमांड ज़रूरत जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड डेवलपमेंट में, और स्पोर्ट्स में अगर ऐसे खिलाड़ी आएंगे तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स और प्रगति करेगा। आज बहुत से ऐसे गेम हैं जहां भर्ती के अंदर कोई खिलाड़ी अप्लाई नहीं करता, मगर जब उसको मेडल जीतने के बाद जॉब ऑफर लेटर मिलता है तुरंत जाकर तो प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम कर रही है, जिससे खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। खेलों का स्तर बहुत बड़ा है। मुझे 18 साल हो गए कुश्ती में खेल करते हुए, तो मेरी आंखों के आगे इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरी जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो इतना ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, फैसिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ा है। और आप देखोगे कि गांव में नई नई लड़कियां आ रही है, वर्ल्ड चैंपियन बन रही है मेरे ही गांव से, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मेडल को देख के लड़कियां निकल रही हैं और मेडल जीत रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव सिंबल पर लड़ा जाएगा या नहीं, इसको लेकर जेजेपी चुनाव समिति की होने वाली बैठक में जल्द फैसला लिया जाएगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने सरकार की खेल नीति की बारीकी से जानकारी दी और साथ ही भ्रष्टाचार पर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पशुओं में लंपी बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद आला अधिकारियों के साथ बैठक की और बीमारी से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। लंपी स्किन की बीमारी से ग्रस्त पशुओं का हाल बेहाल है। बुखार, फफोलों की शिकायत से जूझ रहे पशुओं को दर्द में देख पाना पशुपालकों के लिए मुश्किल है। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही है, जिसका समाधान जल्द निकालना जरूरी है। गंभीरता को देखते हुए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। पशुओं में लंपी स्किन की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम ने मुख्य सचिव को खुद कमान संभालने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि पशुओं के इलाज के लिए जितनी वैक्सीन उपलब्ध हैं, उनको तुरंत खरीदा जाए। सीएम से पहले पशुपालन मंत्री ने भी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की ओर से बनाई गई वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की बात कही थी, जिसके बाद भिवानी जिले में टीकाकरण शुरू हो चुका है। 200 के करीब गायों को टीका लग चुका है। टीकाकरण को बढ़ाने के साथ ही डॉक्टरों की तरफ से प्रभावित पशुओं को अलग करके रखने की हिदायत दी जा रही है। पशुपालकों को उम्मीद है कि सीएम के निर्देश के बाद बीमारी से निपटने के लिए और तेजी से काम किया जाएगा।
लंपी स्किन बीमारी से पशुओं को निजात दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वैक्सीन की खरीद से संभव है कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोक लगेगी। सरकार किसानों को प्रगतिशील किसानी और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी का नतीजा है कि सिरसा के एक युवा ने जॉब छोड़कर मछली पालन को अपना व्यवसाय बनाया है। परंपरागत खेती किसानों के लिए हर नए दिन नई चुनौतियां पैदा कर रही है। भूमिगत जल का गिरता स्तर और खारे पानी की परेशानी किसानों को कर्ज के बोझ तले दबा रही है, जिससे किसान खेती में कमाई से ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच सिरसा जिले के गांव चौटाला में युवा किसान करण सहारन ने बीएससी फॉरेंसिक में नोएडा से पढ़ाई कर जॉब छोड़ी और फिर पिता के कहने से झींगा फार्मिंग की। शुरुआत की महज 1 एकड़ में सरकारी अनुदान से शुरू की इस फार्मिंग से पहले ही साल एक ही कल्चर में करीब 4 लाख की कमाई हुई। युवक ने प्रोत्साहित होकर 3 एकड़ में झींगा कर 13 लाख रुपए कमाए और फिर 5 एकड़ में झींगा फार्मिंग कर लाखों रुपए की कमाने की ये योजना बनाई है। और इस साल करण ने 8 एकड़ में झींगा की फार्मिंग शुरू की। स्टार्टिंग में तो लगते हैं 1 एकड़ पे मेरे पर्सनली मेरे लगे थे 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लग गए थे, क्योंकि मुझे पॉन्ड प्रिपेयर कराने से लेके इक्विपमेंट भी लेने थे, बिजली का कनेक्शन सारी चीज़ें होता है, छोटा मोटा स्टोर भी बनाना पड़ा था। दूसरी बार जब उसी पॉन्ड में किया कल्चर लिया तो सिर्फ फीड का सीड का मेडिसिन का खर्चा लगा था और बाकी लेबर और बिजली का, तो कुल मिला के 3 से 4 लाख रुपए बच जाते हैं आपको 1 एकड़ में एक सीज़न में, आप अगर ठीक कर रहे हो तो। आप कई लोग तो पता नहीं 5-10 लाख भी कमा लेते होंगे, मैं मेरे एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ कि मेरे को 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बच जाते हैं। स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को सरकार से कई योजनाओं के तहत मदद मिल रही है। करण ने भी मत्स्य पालन के लिए मिलने वाले 40% अनुदान का फायदा लेकर अपनी नई शुरुआत की, जो अब फलदायी बन गई है। करण दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती से आगे बढ़कर मुनाफा देने वाली प्रगतिशील किसानों के लिए प्रेरित कर रहा है। पशुपालन समेत दूसरी चीजों से जुड़े स्वरोजगार युवाओं की पसंद बन रहे हैं। सरकार भी आर्थिक मदद के लिए नई योजनाओं के जरिए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। फरीदाबाद में प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल विभाग ने उसे जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म वेलकम के डायलॉग ने खूब वाहवाही बटोरी। डायलॉग था अभी हम जिंदा हैं। एक्टर के अंदाज और आवाज ने लोगों को खूब हंसाया। फिल्म का ये डायलॉग राजा राम की हकीकत है, जिसे अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ हालात बिल्कुल मजाकिया नहीं है। फरीदपुर गांव का रहने वाला बुजुर्ग राजा राम अपने जिंदा होने का सबूत लेकर घूम रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि वो जिंदा है। समाज एवं कल्याण विभाग ने एक जीवित आदमी को किया मृत घोषित। मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई, बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज़ दे दिया। उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। पिछले 8 महीनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे राजा राम को विभाग के इस कारनामों का पता तब चला जब 67 साल के राजा राम अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने पहुंचे और उन्हें बताया गया कि उनके मृत होने की वजह से पेंशन बंद कर दी गई है और अब उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। राजा राम को सामने खड़ा देखकर भी विभाग ने उसे जिंदा होने का सबूत लाने को कहा। अधिकारियों को शायद कागजों पर यकीन आ जाए, ये सोचकर राजा राम ने हर जरूरी कागजात इकट्ठा किए, लेकिन अलग अलग विभागों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार उसने थक हार कर बैठना ही उचित समझा। कहीं भी बाबा की कोई सुनवाई ना हुई होने के बावजूद सारा कुछ हारा हुरी भी करी है, जगह जगह एप्लीकेशन भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, सीएम विंडो पे भी लगाई हैं, फिर भी इनके बारे में कोई भी कानून ने कोई भी ऐसा काम ना करो कि भाई बाबा हम तसल्ली दे दें। हार के बड़े बूढ़े तो अपने अपने घर बैठ गए भाई जी। हर हमने भी हाथ जोड़ लिए,
कि बाबा जितनी मदद हो सके हमने करी तुम्हारी। विभाग की इस हरकत ने बुजुर्ग को आर्थिक तंगी के साथ साथ गांव में हंसी का पात्र बना दिया है। लोग उसे जिंदा भूत के नाम से पुकारने लगे हैं। मजाक तो फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन पेंशन के बिना गुजारा कर पाना बुजुर्ग के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा बुजुर्ग की हालत पर विभाग को कब तरस आता है, या फिर अपनी गलती छिपाने के लिए विभाग आगे भी लीपापोती करता रहेगा। प्रशासन की लापरवाही के चलते बुजुर्ग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही और अब प्रशासन की अनदेखी बुजुर्ग के सब्र का इम्तिहान ले रही है। कैथल के जींद रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस और कार की टक्कर में एक फौजी की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए। कैथल के जींद रोड पर एक जोरदार धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया। भागते हुए लोग सड़क पर पहुंचे तो एक कार की हालत देख दंग रह गए। पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी कार में किसी के जिंदा होने की उम्मीद में लोगों ने कार के अंदर देखा तो एक युवक की जान जा चुकी थी और महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद लोगों ने पास लगे सीसीटीवी की तस्वीरें देखी। रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक के बाद एक गुजरती गाड़ियों के बीच एक तेज रफ्तार कार और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई, एक तेज धमाके के साथ। कार की रफ्तार थम गई। उस कार में सवार युवक की जिंदगी पर भी ब्रेक लग गया। हादसे के बाद का हो हल्ला सबने सुना, लेकिन छुट्टी पर लौटे उस फौजी की आवाज फिर किसी को सुनाई नहीं देगी, जो छुट्टी पर अपने गांव आया था और जींद के गांव मखंड में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। दुर्घटना से देर भली की कहावत सबने सुनी है, लेकिन हाथों में कार का स्टीयरिंग आने के बाद हम लापरवाह हो जाते हैं और मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की लालसा लोगों को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। सोनीपत के बिस्वा मिल चौक पर स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सोनीपत के बिस्वा मिल चौक पर उस समय दुकानदारों में हड़कंप मच गया जब एक परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीर में दिख रही दुकान के पहले ऊपरी हिस्से में धुआं उठा और फिर दुकान का शटर खुला तो आग सामान तक पहुंच चुकी थी। अचानक हुए इस हादसे में दुकानदार का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिस्वा मिल रोड के पास दुकान में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही फायर गाड़ी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिसका शटर बंद था, शटर खुलवा के मालिक को फोन किया, लाइट चलवाई, उसके बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण मालिक ने शॉर्ट सर्किट बताया। नुकसान का ब्यौरा मालिक के अनुसार बाद में बताया गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। एक दुकान में आग लगने के चलते दूसरे दुकानदार भी सतर्क हो गए और अपनी दुकानों में आग टालने के लिए प्रबंध करने में जुट गए। झज्जर में सुनार का काम करने वाले पिता पुत्र से 24.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रंगदारी नहीं देने पर स्वर्णकार पिता पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी है। रंगदारी के लिए खौफ का खेल खेल रहे बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। झज्जर जिले के गांव दादरी तोए में सुनार का काम करने वाले एक व्यापारी से गांव के ही कुछ लोगों ने 24.5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। रंगदारी ना देने की सूरत में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी का ये सिलसिला 23 जून की रात से शुरू हुआ, जब करीब 9 बजे गांव का ही सनी नाम का एक शख्स अकेला मोटरसाइकिल पर घर पर आ गया और 24.5 लाख रुपए की मांग और रुपए नहीं देने पर पीड़ित के बेटे को जबरदस्ती उठा ले जाने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ज्वेलर ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया तो 8 अगस्त को फिर व्यापारी से याकूब नगर गांव में 6 से 7 लोगों ने छीना झपटी कर फिर से धमकी दी। तब जाकर पीड़ित ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ये एक नरेश नाम का है जिसकी सुनार की दुकान है दादरी तो में। दादरी तो का ही रहने वाला है। तो उससे 24.5 लाख रुपए की डिमांड की गई।
गिरफ्तार कल ही कर लिया था आरोपी को। इसको सन्नी को कर दिया था? हाँ, सन्नी को उसी टाइम गिरफ्तार FIR दर्ज करते ही उसने ये तो है ही, ये तो हो रही है, कॉल डिटेल भी है उनकी, व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने कहा है। अन्य साथियों के बारे में भी पता करेंगे। जान के जोखिम को समझते हुए व्यापारी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और इस तरह खौफ फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। देखना ये होगा कि आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान देश की सरहद पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश करता है, तो वहीं अब पाकिस्तान भारत में एक ऐसी गैंग को चला रहा है जो लगातार रंगदारी मांगती है। ऐसी ही एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए गुरुग्राम ने इस गैंग के 4 लोगों को अरेस्ट किया है। गुरुग्राम और दिल्ली NCR में लगातार लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहे थे। लगातार मिल रही धमकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। जी हां, लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जब पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये चारों आरोपी फिरौती की रकम को दुबई के जरिए पाकिस्तान पहुंचाते थे। प्रॉपर्टी डीलर के पास व्हाट्सएप कॉल पे लगातार धमकियां आई कि या तो 5 लाख रुपए तो हम जो बैंक अकाउंट नंबर बता रहे हैं उसमें डलवा दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की और उसमें से 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। लोगों को धमकी भरे कॉल कर उनसे फिरौती की रकम की उगाही करने वाला ये गिरोह अपने काम के लिए इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करता था और कुख्यात गैंगस्टर्स के नाम पर जान से मारने की धमकी और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पैसा वसूल करते थे, जो एक अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाते थे। उसके बाद इस रकम को दुबई के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाता था। इन्होंने पूछताछ पे बताया कि हमारे से जो लोग ये दुबई में बैठ के और वो संपर्क करते थे और पाकिस्तान के थ्रू इनसे बात होती थी। हमने जो मोबाइल इनसे बरामद किए हैं उसमें वो पाकिस्तान के नंबर भी इनसे मोबाइल में मिले हैं और उनसे बातचीत इनकी होनी पाई गई है। पाकिस्तान और दुबई से कॉल ऑपरेट होने के चलते पुलिस को भी आरोपियों तक पहुंचने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन सोहाना के CIA ने बिना हार माने गुरुग्राम में बैठे इन लोगों को धर दबोचा और आरोपियों से 100 बैंक ATM, 62 सिम कार्ड और 23 मोबाइल बरामद किए हैं। पिछले 1 महीने में एक अकाउंट से 24 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और कितने लोग इस गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस गैंग से 100 से ज्यादा ATM, 62 सिम कार्ड और 23 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये लोग रंगदारी का पैसा दुबई के जरिए पाकिस्तान अपने आकाओं को पहुंचाते थे। मंडी जिला के बल उपमंडल के खांदला गांव में जल निकासी की समस्या गंभीर हो चली है। यहां पर सड़क निर्माण के लिए लगाया गया डंगा ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। बल के खंदला गांव के लोग प्रशासन की अनदेखी से परेशान हैं। लगातार बारिश के चलते हालात ये हैं कि गांव के करीब 9 घर गौशालाएं जलमग्न होने की कगार पर पहुंच गई हैं, लेकिन गांव वालों की सुध कोई नहीं ले रहा है। हमें पानी की प्रॉपर निकासी चाहिए। हम सारे गए, SDM मैडम के पास गए, फिर वहाँ से हम मंडी DC के पास भी गए। सारे कागज हमारे पास पड़े हुए हैं और इधर सामने हमारे जो गांव के विधायक है, सबसे पहले हम उनके पास गए थे तो सारे डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि हमारे को जो है विधायक का दबाव है ऊपर से। ग्रामीणों की माने तो गांव के पास सड़क को ऊंचा उठाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक डंगा लगाया है, जो इलाके में पानी के ठहराव की वजह बन रहा है और लोगों के घर तक पहुंच रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन को कई बार अपनी परेशानी बताई, लेकिन हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी को भी अपनी समस्या बताई, लेकिन वहां भी उन्हें आश्वासनों के सिवाय और कुछ नहीं मिला। बरसात हुई, पहली ही बारिश में हम सब लोगों के घरों में पानी घुस गया और हम SDM मैम मौके पे आए यहाँ पे और उन्होंने पूरी परिस्थिति का जायज़ा लिया और ये ऑर्डर्स दिए उन्हें कि पानी की निकासी का समाधान किया जाए। बट एक पाइप लगाई गई, 1 फीट की एक पाइप लगाई गई, जिससे पानी की निकासी होना इम्पॉसिबल है। डंगे के निर्माण के दौरान भी गांव के लोगों ने ठेकेदार और विभाग को पानी निकासी की सही व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया।
और अब मामले में एसडीएम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसे आला अधिकारियों को भेजा जाएगा। बार बार मतलब लोगों के घरों में पानी आने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है, पशु भी उनके दुखी होते हैं, लोग भी दुखी होते हैं, बीमार हो रहे हैं उसके बाद। इसलिए डाउन बनना चाहिए था रोड में जो स्थिति इसकी, और इसका पहले ये किया जाना चाहिए था, प्लानिंग बनाई जानी चाहिए इसके ऊपर रोड बनाने से पहले। इन्होंने विदाउट प्लानिंग इसका ठेका वगैरह देख के इसको करवा दिया, काम करवा दिया, अब इसको ठीक करवाया जाए थोड़ा। ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से जला निकासी की समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें वक्त बेवक्त की मुसीबत से निजात मिल सके और वो बेफिक्र होकर जी सके। ग्रामीणों की समस्या से जब प्रशासन को सरोकार ना रहे तो फिर आम जनता कहां जाए? आम जनता ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार से राहत की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से तबाही का मंजर है। एक के बाद एक हादसे से लोग सहमे हुए हैं। पहाड़ों का ये नजारा काफी डराने वाला है। खौफ किसे कहते हैं? हिमाचल में देखिए, जिंदगी के लिए जंग क्या है। हिमाचल के मंडी में देखिए, और कुदरत से खिलवाड़ का नतीजा देखना हो तो पहाड़ियों की दरकती चट्टानों को देख लीजिए। और ये सब एक साथ झेल रहा हिमाचल, जहां जमीन, आसमान और पहाड़ियां सब मिलकर इम्तिहान ले रही है। इंसान की बर्दाश्त करने की हद का, प्रशासन की व्यवस्था का। हिमाचल पंजाब को जोड़ने वाला चंबा चक्की पुल मिनटों में ढह गया। मंडी में दर्जनों जगह भारी लैंडस्लाइड होने से सड़कें बंद हैं, घर पानी में डूब चुके हैं और मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। चंबा का हाल भी मंडी से अलग नहीं है। चंबा के चुड़ाना गांव में बारिश के चलते मकान ढहने से पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। बारिश की ये बेरुखी और नदियों का उफान हिमाचल की पहाड़ियों तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड और जम्मू की तस्वीरें भी दिल दहलाने वाली है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गई हैं, तो जम्मू में नदी का सैलाब सड़कों पर उतर आया है। पहाड़ी पर पानी का ये शोर लोगों के लिए तबाही लेकर आया है, जिससे जीत पाना और जिंदा रह पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हिमाचल में तबाही के इस मंजर को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। कई जिलों में बच्चों के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।